नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से मैं आप लोगों को एमएससी प्री का जो आपका एनालिटिकल पेपर है उसकी स्टडी कराऊंगी। एनालिटिकल में आज हम आपके एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। एमएससी प्री का ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे AAS। फुल फॉर्म है इसकी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। होती क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। सबसे पहले इस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, उसका नाम है फर्स्ट AAS discovered by Alan Wallace in 1950। एलन वॉलेस इन 1950s में। दूसरी बात, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसका यूज हम किसी भी लिक्विड में प्रेजेंट एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशंस करने के लिए काम में लिया जाता है। क्या कहा मैंने? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसका यूज हम किसी भी लिक्विड सैंपल के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट की क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशंस, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशंस करने के लिए काम में लेते हैं। मीन्स उसकी कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। क्या होगा? AAS is a instrumental technique which is used to qualitative determination of elements present in liquid। जो कि लिक्विड में प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स की क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए, मींस कंसंट्रेशंस डिटरमाइन करने के लिए इस टेक्निक को हम यूज करते हैं। तीसरी बात, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक हमें टोटल मेटल कंटेंट या कहें कि टोटल एलिमेंट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है। उस सॉल्यूशन में कितना टोटल पर्टिकुलर एलिमेंट, कितना टोटल कंटेंट उसमें प्रेजेंट है, ये उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करती है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी सैंपल में सोडियम आयन प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है। अब ये सोडियम जो है ये क्लोराइड की फॉर्म में है या फ्लोराइड की फॉर्म में है या हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन सबका टोटल जो है वो उस पर्टिकुलर लिक्विड में सोडियम कितना प्रेजेंट है ये डिफाइन करती है। मीन्स ये टेक्निक जो है वो हमें टोटल एलिमेंट कंटेंट देती है।
तो अगला पॉइंट क्या है? दिस टेक्निक प्रोवाइड टोटल एलिमेंट कंटेंट इन ए sample and independent of a molecular formula of liquid. And independent of molecular form of element and liquid. लिक्विड में उसकी क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये उसमें जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है टोटल एलिमेंट की क्या देती है? कंसंट्रेशंस हमें प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो टेक्निक है ये बहुत ही वाइडली यूज्ड की जाती है, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये बहुत वर्सेटाइल होती है और इससे लगभग 60 से 70 एलिमेंट्स, जिसमें मेटल्स आ गई, ट्रेस एलिमेंट्स आ गई, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इससे डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये कैसी होती है? वर्सेटाइल टेक्निक होती है, वाइडली यूज्ड की गई टेक्निक है। फोर्थ पॉइंट, दिस टेक्निक इज वर्सेटाइल टेक्निक due to this method determine 60 to 70 elements. Due to this methods we can analyze here, we can determine 60 to 70 एलिमेंट्स। ये मेटल्स भी हो सकती हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को हम इससे क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी इस AAS की क्या है कि भाई इसको ज्यादा यूज किया जाता है, वो ये है कि इससे हम एक सिंगल एलिमेंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जब उस सॉल्यूशंस या उस सैंपल में और एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो भी हम इस से हम एक सिंगल एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिटेक्शन किया जाता है या डिटरमाइन की जाती है या जो टेक्निक अप्लाई की जाती है, इसमें उन मेटल्स के ऊपर एक रेडिएशंस डाली जाती है। अब ये जो मेटल्स हैं या ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करने की सबका एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शंस होती है, क्योंकि हर एक में ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच एनर्जी गैप जो है वो सबका अलग अलग होता है। हर एक एलिमेंट, उसमें और भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। जब हम इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में केवल वही एलिमेंट जाएगा जिसकी जो एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी के साथ मैच खाएगी। इसीलिए हम उस सैंपल में प्रेजेंट और मेटल्स आयंस की प्रेजेंस में भी एक इंडिविजुअल मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ये यूज भी है। इन दिस टेक्निक we can determine a single element present in
A single element in a sample which contain more than which contain other elements. उसके बाद ये जो मेथड्स है ये बहुत ही सेंसिटिव मेथड है। इस मेथड का यूज हम बहुत लो कंसंट्रेशंस यदि किसी सैंपल में प्रेजेंट है तो उस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। दिस मेथड is very sensitive method. Very sensitive method due to detect the very low concentration elements. पीपीएम में भी जो प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स की कंसंट्रेशंस भी हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही लो कंसंट्रेशन वाले एलिमेंट्स को भी यहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आता है कि ये किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या हो रहा है, वो चीजें इसकी प्रिंसिपल के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखो एक सैंपल लिया जाता है, इस सैंपल को किसी भी सॉल्वेंट में या लिक्विड में डिसोल्व किया जाता है, जिसका हमें क्या किया जाता है, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, डिसोल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस सैंपल को हीट दी जाती है, हीट किया जाता है और इस सैंपल को जो हीट किया जाता है, इस सैंपल की जो हीटिंग होती है वो एटोमाइजेशन में होती है। मीन्स ये जो हीटिंग जो दे रहे हैं ये एटोमाइजेशन प्रोसेस के लिए दे रहे हैं। हीटिंग, और इस हीटिंग से क्या होगा, एटोमाइजेशन होगा। मीन्स क्या हो जाएंगे, एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस सैंपल में जितने भी हैं वो सबके सब क्या होंगे, वेपर फेस में चले जाएंगे और वेपर में क्या बन जाएंगे, वो एटम की फॉर्म में टूट जाएंगे। अब यहां पे आपने हीट दी, वो हीट इनको वेपर फेस में एटोमाइजेशन की प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर हुई। मीन्स ये वेपर फेस में एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और कुछ हीट बचती है तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। मीन्स कुछ एटम्स तो जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ एक्साइटेड स्टेट में एटम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, कब, जब हम इसको हीट दे दी, जब हम इसको फ्लेम के द्वारा हीट दे दी, उस हीट से इस सैंपल को ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेपर फेस में कन्वर्ट हो गया। और जब ये वेपर फेस में कन्वर्ट होगा तो ये एटम्स की फॉर्म में टूट जाएगा। क्लियर, एटम की फॉर्म में टूटेगा तो इसके कुछ एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे और कुछ एटम्स जो है वो ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। एक्साइटेड स्टेट और कुछ एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। जो एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे ये एटम्स वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे। और यदि इस टाइम हम स्टडी कर रहे हैं किन पे, इन एक्साइटेड स्टेट पे, ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे और ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये एनर्जी एमिट करेंगे, मींस रेडिएशंस एमिट करेंगे।
और इन एमिटेड रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रा लिया जाता है वो स्पेक्ट्रा कहलाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाएगी? एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी? एटम की। तो क्या कहलाएगी ये? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यही हुआ। अगर हम इसमें जो प्रेजेंट ग्राउंड स्टेट के एटम्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, तो उनकी स्टडी करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर हमें क्या डालनी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। किसकी? एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की। जिस एटम की हमें स्टडी करनी है, जिसकी हमें कंसंट्रेशंस को पता करना है, उसी कंसंट्रेशंस की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की, स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या डाली? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्योंकि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशंस काम में लेते हैं? ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लेते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब इस एटम पे डाली जाती है तो ये एटम उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करता है, और जब अब्सॉर्ब करेगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और इस टाइम इन रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रा आएगा, भाई जो इससे अब्सॉर्ब हो गई बाकी की ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो जो स्पेक्ट्रा, अब इस टाइम जो स्पेक्ट्रा लिया जाता है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या कहा? कि एटम पे जब किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस एटम के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती हैं, और इस टाइम जो स्पेक्ट्रा लिया जाता है वो स्पेक्ट्रा कहलाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और ये जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, ये स्पेक्ट्रा में जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी इस नंबर ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स यहां पे जो प्रिंसिपल काम में लिया जाता है वो ये प्रिंसिपल काम में लिया जाता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, पर्टिकुलर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब किसी वेपराइज्ड एटम, जो कि किसमें था, कहां था, फ्लेम में प्रेजेंट था, उसमें डाला जाता है, तो इस लाइट की इंटेंसिटी में जो डिक्रीमेंट आ रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी जाहिर सी बात है कि इस एटम के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली गई, तो लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, और ये जो लाइट की इंटेंसिटी में जो डिक्रीमेंट आ रहा है वो डिक्रीमेंट होता है नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, ये इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट उतना ही ज्यादा आएगा। तो इसमें क्या है, हम जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद हमने क्या कहा, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक radiation with, when a monochromatic radiations with a particular wavelength passed on a vaporized atom present in flame, the intensity, the of electromagnetic radiation decrease.
the intensity of electromagnetic radiation decrease, the decrement of decrease electromagnetic radiation intensity किसके होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स। किस बात पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ एटम्स पे। जितने ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर यहां तक? तो इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम क्या निकाल लेते हैं? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की टोटल अमाउंट जो उन एटम्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली गई पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? उनका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल amount of electromagnetic radiations absorbed by the atom at particular wavelength, at particular wavelength पे क्या होती है उसकी वैल्यू? न्यू इक्वल टू होता है पाई ई स्क्वायर सी, पाई ई स्क्वायर सी, पाई ई स्क्वायर अपॉन एम सी एन एफ, पाई ई स्क्वायर अपॉन एम सी इंटू एन एफ। यहां पे देखो न्यू पाई मैथमेटिकल फॉर्म है, ई स्क्वायर, ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सी लाइट वेलोसिटी है। मीन्स ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। तो न्यू किसके इक्वल हुआ? कांस्टेंट इंटू एन इंटू एफ। अब आता है एन और एफ क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है जो उसके द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, और एफ क्या है? ऑसिलेशन स्ट्रेंथ है उन एटम्स की। क्या है? ऑसिलेशन स्ट्रेंथ है। तो एन तो होगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सैंपल, कौन से स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। और एफ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ ऑसिलेशन। उसमें कितना ऑसिलेशंस? मीन्स हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर स्ट्रेंथ कितनी यूज कर रहे हैं, और एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। तो इस लाइट की टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शंस में जो टोटल लाइट अब्सॉर्ब हुई है उसकी वैल्यू यदि हमारे पास आ जाएगी तो हम इस एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये एन की जो वैल्यू है ये न तो टेम्परेचर, मीन्स ये जो इस इक्वेशंस में हमें कहीं पे भी कोई भी टेम्परेचर नहीं आ रहा है, मीन्स यहां पे कहीं पे भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। किस बात पे डिपेंड नहीं करती है? ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। दूसरी बात, इन्होंने कहीं पे भी जो है वो वेवलेंथ इंक्लूड नहीं की गई, मीन्स ये जो न्यू की वैल्यू है ये वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। क्लियर यहां तक? ये था आपका इसका प्रिंसिपल। किस तरीके से हो रहा है कि जब हम कोई सैंपल है उसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो उसको सबसे पहले फ्लेम
चैम्बर में भेजते हैं। फ्लेम चैम्बर में इसको हीट किया जाता है। हीट करने पे जैसे इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीटिंग की जाती है और ये हीटिंग जो है इसको एक तो वेपर फेस में कन्वर्ट करेगी और एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, जिस एलिमेंट की हमें कंसंट्रेशन पता करनी है उसी वेवलेंथ की हमें डालनी होती है। जैसे हमें सोडियम पता करना है तो हम सोडियम की जो वेवलेंथ होती है वो 589 नैनोमीटर की, इस नैनोमीटर की वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ उस सैंपल पे डालेंगे तो सोडियम जो है एटम वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मींस ये जो एनर्जी डिफरेंस है सोडियम ग्राउंड स्टेट से सोडियम एक्साइटेड स्टेट में, उसके लिए कौन सी वेवलेंथ की एनर्जी चाहिए, 589 नैनोमीटर के वेवलेंथ की एनर्जी रिक्वायर होती है। ये उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो इस वेवलेंथ जो सोडियम के द्वारा जो वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर ली गई है उन अब्सॉर्ब वेवलेंथ की जब हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो हमें एक प्रिंसिपल पता होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी में जो डिक्रीमेंट आ रहा है ये डिक्रीमेंट जो है वो नंबर ऑफ एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आगे अगली क्लास में इसका इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स पढ़ेंगे, पूरी इंस्ट्रूमेंटल की फ्लेम में क्या क्या यूज किया जाता है, फिर कौन से चैम्बर में भेजा जाता है, आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम सेकंड वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।